कल आई नहीं तू? एक्सपायर्ड? सिक? ग्रैंडफादर? I'll send you a photograph. पहले तो ये फोटोग्राफ एक बार आपको भेज देते हैं। किसको भेजेंगे? जो उज्जैनी भेज, उसको भेज देते हैं, तो शेयर करते हैं। तो एक बार ये भेज मुझे। क्या कृष्णा जी, क्या खबर? कल कहाँ था तू? क्यों? तेरा? ओ, एग्जाम कब है तुम लोगों का? 8 तारीख ना? ये जो भेजा ये भेज दो सबको। और एक चीज भेजेंगे। एक से एक सेकंड आप होल्ड ऑन। ये भी भेज दे। दो चीज भेजा मैंने आपको। पहला वाला जो भेजा वो देखो, मिमिक्री का एक फोटोग्राफ है, और वही फोटोग्राफ कॉपी पेस्ट होता है एग्जाम में। ठीक है? द फर्स्ट थिंग दैट आई सेंट is this one, that is mimicry. There are two types of mimicry: Betson mimicry and Mullerian mimicry. देख, दो तरह का मिमिक्री है। ऊपर वाला है मुलेरियन मिमिक्री, नीचे वाला है बेटसन मिमिक्री। पढ़े कर क्लासे अच्छी। वन इज मुलेरियन मिमिक्री, द अदर वन इज बेटसन मिमिक्री, है ना? अब मुलेरियन मिमिक्री वाला जो है, उसमें देख दो एग्जाम्पल है ना? वन इज मोनक बटरफ्लाई, वन इज वाइसरॉय बटरफ्लाई। यही एग्जाम्पल से एग्जाम में क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है। हालांकि मिमिक्री इज नॉट इन एनसीईआरटी। ठीक है? नाउ वन थिंग इज मुलेरियन मिमिक्री। हाँ, मुलेरियन मिमिक्री बेसिकली रेफर्स टू टू ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म इज अनपेलेटेबल। अनपेलेटेबल मतलब उसको अगर खाया जाएगा, प्रीडेटर्स उसको खाएगा, तो प्रीडेटर्स विल नॉट फील गुड। सो नेचुरली दैट ऑर्गेनिज्म उसी का एक मिमिक करके एक दूसरा ऑर्गेनिज्म, जिसको इजीली खा सकता है प्रीडेटर, लेकिन वो उसका मिमिक किया है, उसका अपीयरेंस विल बी वेरी मच सिमिलर टू दैट, इसीलिए प्रीडेटर उसको नहीं खाएगा। दिस इज वन थिंग। एंड द सेकेंड वन इज बेटसन मिमिक्री इज अ पॉइजनस वन। मतलब नॉन पैलेटेबल नॉय, पॉइजनस। तो एक पॉइजनस ऑर्गेनिज्म, एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म एक पॉइजनस ऑर्गेनिज्म जैसा दिखेगा, इसीलिए एक वार्निंग पैटर्न आएगा फॉर द प्रीडेटर्स। एक है अनपैलेटेबल फॉर्म, जो कि कॉमन क्वेश्चन है, वही आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन देगा तो मुलेरियन मिमिक्री ही पूछा जाता है। लेकिन द नेक्स्ट फॉर्म इज एक्चुअली अ पॉइजनस फॉर्म।
तो बेसिकली दो मिमिक्री दो कंडीशन में होता है। वन इज एक को खाके वो मजा नहीं आता, वो आनंद नहीं आता, इसीलिए उसको उसी का मिमिक किया हुआ कोई ऑर्गेनिज्म को भी लोग खाता नहीं है। दिस इज वन थिंग। एंड द सेकंड वन इज अ पॉइजनस फॉर्म। तो एक है पॉइजनस ऑर्गेनिज्म, तो पॉइजनस ऑर्गेनिज्म की मिमिक किया कोई और ऑर्गेनिज्म जो कि नॉन पॉइजनस है, तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, predators. So these are the two kinds of mimicry. One is Mullerian, the other one is Bateson. Generally, monarch butterfly and viceroy butterfly का जो example है, वही exam में question पूछा जाता है। समझ? Mullerian mimicry is basically the unpalatable form and the palatable form. A palatable organism takes the appearance of an unpalatable organism. Therefore, the predators do not predate on them. Got it? So Mullerian mimicry is basically unpalatable form. जिसका एग्जाम्पल वाइसरॉय बटरफ्लाई एंड मोनक बटरफ्लाई है। दोनों अनपैलेटेबल है, लेकिन ये क्या नाम है, दोनों अनपैलेटेबल नहीं। मुलेरियन मिमिक्री में एक है अनपैलेटेबल फॉर्म, और सेकंड वाला जो पैलेटेबल है, दे विल टेक द अपीयरेंस ऑफ द अनपैलेटेबल वन, इसीलिए उसको कोई प्रीडेट नहीं करेगा। समझ में आया? एंड बेट्सन मिमिक्री में दैट इज बेसिकली द पॉइजनस फॉर्म। वन इज द पॉइजनस फॉर्म, द अदर वन इज द नॉन पॉइजनस फॉर्म टेकिंग द अपीयरेंस ऑफ द पॉइजनस फॉर्म। बट एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो है मुलेरियन मिमिक्री। आपके मॉड्यूल में भी देखो मुलेरियन मिमिक्री दिया हुआ है, आपके मॉड्यूल में भी यही मुलेरियन। अच्छा कर उनका जो मॉड्यूल निकल, मैं देख रहा था एक्चुअली मॉड्यूल इतना चेंज हो गया, आपको बता रहा हूँ। कहाँ है, इसी में है क्या? अच्छा, वो लास्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बाद है एवोल्यूशन। तो मिमिक्री का एग्जाम्पल दिया हुआ था। बहुत गर्मी लग रहा है, ये एसी को क्या कर रहा है आप लोगों ने? हाँ, हम्म, খুবই তো দিয়ে হবে না। বেটসন মিমিক্রি অ্যাকচুয়ালি পয়জনাস ফর্মকে ডিটারমাইন করে। पॉइजनस एग्जांपलটা দেওয়া নেই ওখানে। पॉइजनस के एग्जांपल इज नॉट गिवन देयर, ये हटा दिया शायद मिमिक्रीज में। लेकिन क्वेश्चन है, उस दिन सॉल्व सॉल्व करवा रहे थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है मुलेरियन मिमिक्री वाला। पहले पिछले बार तो था, इस बार हटा दिया, गॉड नोस। হুম, কোনটা রে? আগের মডিউলে আছে, 100% আছে, ছোট করে লেখা ছিল আগের মডিউলটা। নেই না, কোয়েশ্চেনে আছে, কিন্তু কোয়েশ্চেনে আছে। এসিটা কি করেছিস তোরা, গরম লাগছে। বাবু রিমোটটা দেবে একটু দাদা। তোর এসিটা কি করে রাখিস রে? 30? হ্যাঁ কত? 28? কি খবর? सेकंड वाला देख, मिमिक्री छोड़, मिमिक्री का एक ही एग्जांपल है मॉड्यूल में, वो है मुलेरियन मिमिक्री, वाइसरॉय बटरफ्लाई और मोनक बटरफ्लाई। अच्छा, सेकंड पिक्चर मैंने जो शेयर किया आप लोगों से, वो है ह्यूमन एवोल्यूशन का एक बोर्ड वर्क। देखिए, उसी को निपटा देंगे, ह्यूमन एवोल्यूशन उसी में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। जरा उसको देखिए ध्यान से, एवरीवन लुक इनटू द फोटोग्राफ व्हाट आई शेयर्ड, एवरीवन, सब आंसर हो जाएगा, एक भी आंसर पे गड़बड़ नहीं होगा। कोई भी सवाल पूछे, नॉट एन इशू। एनीवे, अब जरा देखिए, ये जो एनसीईआरटी में ह्यूमन एवोल्यूशन, अच्छा, और एक लाइन याद रखिएगा, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन द एवोल्यूशन ऑफ मैन वेयर लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये लाइन तो याद है, वो ह्यूमन एवोल्यूशन से पहले लिखा हुआ है, ये तो याद है आप लोगों को, अच्छी बात। अब जरा देखिए, ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात करा गया, ये ह्यूमन एवोल्यूशन बेसिकली इट इज ह्यूमन एवोल्यूशन, इट इज नॉट द एवोल्यूशन ऑफ एप्स। तो इसीलिए 15 मिलियन ईयर्स से शुरू किया गया। एनसीईआरटी देखिए, तो 15 मिलियन ईयर्स से क्यों शुरू करा गया? एनसीईआरटी में क्या है, 15 मिलियन ईयर्स से है रामापिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस, और उसमें लिखा हुआ है रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक एंड ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक, ये लिखा हुआ है ना।
तो मेरा कहना यह है कि ह्यूमन एवोल्यूशन ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑन इवोल्यूशन ऑफ एप्स, एंड दैट इज व्हाई 15 मिलियन ईयर्स में ही डिस्कशन करा गया. समझ में आया? अब 15 मिलियन ईयर्स पहले, अब देखिए ह्यूमन एवोल्यूशन जब शुरू हो रहा है, उस मैंने जो शुरू किया था, मेरा जो बोर्ड वर्क है उसमें देखो उससे भी पहले कुछ है. उसमें सबसे पहले प्रोलियोपिथेकस है. ए भाई है तो फोन कैनो रे बाबू. प्रोलियोपिथेकस है, फिर इजिप्टोपिथेकस है, फिर लिम्नोपिथेकस है, प्लियोपिथेकस है. देखो उसके बाद प्रोकॉन्सुल है, उसके बाद शिवापिथेकस है. मेरा मेरा बोर्ड वर्क देख, मेरे तरफ नहीं, बोर्ड वर्क देख. उसमें देख सबसे पहले प्रोलियोपिथेकस, उसके बाद इजिप्टोपिथेकस, दिख रहा है? प्रोलियोपिथेकस, उसके बाद इजिप्टोपिथेकस, उसके बाद लिम्नोपिथेकस एंड प्लियोपिथेकस, उसके नीचे देख शिवापिथेकस, है ना? प्रोकॉन्सुल एक तरफ, देखा आपने? और उसके बाद देखो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस लिखा मैंने. तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस से पहले कई सारे नाम मैंने लिखा, लेकिन एनसीईआरटी में ये नाम नहीं लिखा है. हालांकि एनसीईआरटी ने सही किया, बिकॉज एनसीईआरटी हैज एक्चुअली टॉक्ड ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैन, नॉट द इवोल्यूशन ऑफ एप्स. मैंने जो नाम लिखा वो सब एप्स थे. फिर भी मैंने लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि मॉड्यूल में कुछ इनिशियल नाम भी दिया हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा, नहीं तो मैं नहीं लिखता. ठीक है? तो ये जो मैंने शेयर करा अभी, ये जो मैंने अभी शेयर करा, इसमें तो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, अच्छा, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस तो मोर एप लाइक, मोर मैन लाइक हो गया. अब जरा ध्यान से देखिएगा, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस जहां से शुरू हुआ, उसमें देखो ड्रायोपिथेकस का एक क्वेश्चन है, बादी के देखो एक ब्लू कलर लिखे जी, कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप. देखो मैंने लिखा, क्यों लिखा? वो मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है. मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, कॉमन एंसेस्टर ऑफ बोथ मैन एंड एप. इसका आंसर है ड्रायोपिथेकस. समझ में आया? अब जरा देखिए, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस कितने दिन पहले आया? 15 मिलियन ईयर्स. ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. अब ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस में क्या है? बॉडी कवर्ड विथ हेयर्स, है ना? हेयर लाइक कवरिंग्स, एंड दे वॉक लाइक गोरिल्लास एंड शिंपैंजी. एनसीईआरटी में लिखा है. ওইখানে দেখো আমি একটা কথা লিখেছি বোধহয়, দেখো হ্যাঁ लेफ्ट साइड पे देखो मैंने लिखा नकल वॉकर्स. देखो गोरिल्लास एंड शिंपैंजी जैसा कोई वॉक करेगा, इसका मतलब क्या है? वो नकल वॉकर्स. नकल माने ऐसे, पैर का उंगली को ऐसे करके अगर चलेगा कोई, तो गोरिल्लास एंड शिंपैंजी जैसे चलेगा. तो दे वर नकल वॉकर्स. समझ में आ गया? और बॉडी कवर्ड विथ हेयर्स, ये तो है ही. सेकंड, वो जो दे वॉक लाइक गोरिल्लास एंड शिंपैंजी, अगर ये एजर्शन है, उसका रीजन है दे वर नकल वॉकर्स. तो मैंने नकल वॉकर जो लिखा, दैट इज द रीजन टू द एजर्शन. समझ में आया? एजर्शन क्या है? दे वॉक लाइक गोरिल्लास एंड शिंपैंजीज. हो गया? नेक्स्ट, हो गया. नेक्स्ट, अब जरा देखो, फ्रॉम रामापिथेकस, फ्रॉम रामापिथेकस एक ऊपर का एरो मैंने खींचा, और उसमें देखो 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो लिखा. देखा आपने? और मजे का बात है, 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो एनसीईआरटी बहुत क्लियरली नहीं लिखा है कि क्या आएगा. एनसीईआरटी में लिखा है ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस एक जगह पे, लेकिन वो 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो नहीं था. दैट वाज 2 मिलियन ईयर्स अगो. एनसीईआरटी में जो ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस लिखा हुआ है, दैट वाज 2 मिलियन ईयर्स अगो. लेकिन उससे पहले 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो कुछ कुछ घटनाएं घट रही है, एनसीईआरटी ने लिखा. लेकिन कौन सा ऑर्गेनिज्म था वो नहीं, कौन सा मैन था वो नहीं लिखा. याद रखिएगा, 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो वेर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसका एक स्पेशल वेराइटी था ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस. सो एनसीईआरटी में जो ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस लिखा हुआ है, इट इज वन ऑफ द वेराइटी ऑफ अ जनरलाइज्ड टर्म कॉल्ड ऑस्ट्रेलोपिथेकस. इसीलिए मैंने, आप देखिए, 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो क्या लिखा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस. देखा आपने? देखा आपने? अब उसमें देखो लिखा है 4 फीट लॉन्ग, वॉक्ड अपराइट. अपराइट कैनो? पहले तो गोरिल्ला एक शिंपैंजी था, अब सीधा हो गया, तो बाइपेडल लोकोमोशन हो गया, दोनों पैर से चल रहा है पूरा. तो वॉक्ड अपराइट, दैट इज बाइपेडल लोकोमोशन, ये मैंने लिखा. और उसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस का देख दो वेराइटी आता है बेटा. द मेल वेराइटी इज कॉल्ड द टुआंग बेबी, एंड द फीमेल वेराइटी इज कॉल्ड लूसी. देख मैंने करा, देखा आपने? ध्यान से देख, उसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दो वेराइटी आया. द मेल वेराइटी इज कॉल्ड टुआंग बेबी, एंड द फीमेल वेराइटी इज कॉल्ड लूसी. तो 3 to 4 मिलियन ईयर्स को क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस. समझ में आया? बाइपेडल लोकोमोशन এবং অ্যাপ্রক্সিমেটলি 4 ফিট লং.
उसका मेल वैरायटी था टुआंग बेबी, जिसको डिस्कवर किया था रेमंड डार्ट। देखो लिखा हुआ है और ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। टुआंग बेबी किसने डिस्कवर किया था? रेमंड डार्ट। समझ में आया? एंड द लूसी वाज द फीमेल वर्जन ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है। साइज छोटा छोटा था। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसका क्रेनियल कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 500 सीसी, आपने देखा, मैंने लिखा। उसके साथ साथ देयर जॉ वर प्रोनेथस। प्रोनेथस माने प्रोट्रूडिंग जॉ। जॉ जो है ना, ये देख, ये है प्रोनेथस, ऐसा जॉ। हम लोगों का क्या है? ऑर्थोनेथस। वी आर ऑर्थोनेथस, बट दे वर प्रोनेथस। ठीक है ना? अब देख, जॉ वाज प्रोनेथस, इसीलिए मैंने लिखा प्रोट्रूडिंग जॉ। और उसी से देख 2 मिलियन ईयर्स अगो लिखा है, दो लिखा है, देख 2 मिलियन ईयर्स अगो में। देखा आपने? एक था और स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस। देखो मैंने लिखा स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस कॉल्ड ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस डेवलप। देखा, एनसीईआरटी में ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस लिखा हुआ है और वो 2 मिलियन ईयर्स अगो लिखा हुआ है, लेकिन 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो कौन था ये नहीं लिखा। उसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एंड ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस इज अ स्पेशल वेराइटी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये जो टुआंग बेबी है, ये जो लूसी है, ये क्या है? ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसका स्पेशल वेराइटी है ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस, যেটা লেখা আছে ইস্ট আফ্রিকান গ্রাসল্যান্ড ফ্রাসল্যান্ড ওসব লেখা আছে এনসিইআরটি। अब देख, फाउंड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, हंटेड विद स्टोन वेपन्स, एसेंशियली एट फ्रूट। एनसीईआरटी का लाइन, मैंने कोई लाइन ऐड नहीं किया। देख, बुझते पेरेছো? एनसीईआरटी का लाइन है ये। नेक्स्ट क्या है? हो गया। अब देख, ठीक एग्जैक्टली 2 मिलियन ईयर्स अगो और एक डेवलप किया जिसका नाम है होमो हैबिलिस। जिसका नाम है होमो हैबिलिस, जिसको हैंडीमैन कहता है, स्किलफुल मैन कहता है, टूल मेकर कहता है, और हैंडीमैन एबल मैन कहता है। तो इतने सारे नाम है इसका। एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट होमिनिड। उसी को फर्स्ट होमिनिड कहते हैं। और देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा हैंडीमैन, एबल मैन, टूल मेकर, स्किलफुल मैन, मैंने अभी बताया आपको। और क्रेनियल कैपेसिटी उसका 650 से लेकर 800 सीसी उसका क्रेनियल कैपेसिटी। एंड दे हैड वन मोर थिंग, मैंने लिखा इधर, जो एनसीईआरटी में नहीं है, दैट इज दे हैड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। मेल डिड some job, female did some other jobs। समझ में आया? सो दे हैड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। और मैंने एक वर्ड लिखा, कम्युनिकेटेड विद साउंड्स एंड विजुअल सिग्नल्स। वो आवाज करता था मुंह से और विजुअल सिग्नल्स, इशारे में बात करता था, इशारों में बात करता था। समझ में आया? सो दिस वाज द स्पेशल वैरायटी ऑफ होमो हैबिलिस, जिसको फर्स्ट होमिनिड कहा गया। बुझते पेरेছো? सो ये एक क्वेश्चन जो है, तो 2 मिलियन ईयर्स अगो एज पर एनसीईआरटी अगर हम लोग चलेंगे तो दो वैरायटी आता है माय डियर। वन इज ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस व्हिच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एंड द सेकंड वैरायटी इज होमो हैबिलिस। एम आई क्लियर? इतना तक किसी के मन में कोई भी दुविधा नहीं है? ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, 2 मिलियन ईयर्स से मैंने सीधा एक जगह से ऊपर एरो खींच के 1.5 मिलियन ईयर्स करा। देखा आपने? तो 2 मिलियन ईयर से तो हम लोग अगर इसका कैटेगराइज करेंगे, इसको अगर कैटेगराइज करेंगे बेटा, तो एक चीज दिखा देते हैं। इसको अगर कैटेगराइज करेंगे तो सबसे पहले अगर 15 मिलियन ईयर्स अगो इसमें ट्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, ये मैंने लिखा, एप लाइक, मैन लाइक। अब इसके बाद हम लोगों ने सीधा आ गया कहां? 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें मैंने क्या कहा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में अप्रोक्सीमेटली 4 फीट लॉन्ग एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और उसका मेल वर्जन एंड फीमेल वर्जन अभी आपको पता चल गया। 500 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी है, छोटा क्रेनियल कैपेसिटी है। टुआंग बेबी एंड लूसी। रामापिथेकस कंटिन्यूएशन। रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक, इसीलिए डायोपिथेकस से नहीं, रामापिथेकस से है। किसी? हाँ, किसका? रामापिथेकस का मिला था बाद में। तो रामापिथेकस का फॉसिल मिला था इंडिया में बाद में। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद मैंने क्या कहा? अच्छा, इसी में टुआंग बेबी एंड लूसी हो गया, इसी में टुआंग बेबी और लूसी हो गया, ये डन। अब जरा देख, इसके बाद हम लोगों ने 2 मिलियन ईयर्स करा, और 2 मिलियन ईयर्स में हम लोगों ने दो वेराइटीज करा, है ना? एक मैंने करा ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस, ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस विच इज अ स्पेशल वेराइटी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और एक वेराइटी ने हमने कहा कि होमो हैबिलिस,
होमो हैबिलिस, है ना। तो होमो हैबिलिस जो था दैट वाज द फर्स्ट होमिनिड, उसको हम लोग फर्स्ट होमिनिड कहा। तो होमो हैबिलिस वाज कॉल्ड द फर्स्ट होमिनिड। ठीक, ये डन हो गया, ये डन। अब ये होमो हैबिलिस के बाद ये जो होमो हैबिलिस आया, इससे हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। अब ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो के बारे में जब हम लोगों ने बात करा तो आया होमो इरेक्टस। इसमें आया होमो इरेक्ट। अच्छा, होमो हैबिलिस का क्रेनियल कैपेसिटी, अच्छा ऑस्ट्रेलोपिथेकस का था 500 सीसी, इसका क्रेनियल कैपेसिटी एनसीईआरटी ने क्या कहा, 650 से 800 सीसी हो गया। अब ये होमो इरेक्टस का है 900 सीसी, है ना। तो 900 सीसी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब ये होमो इरेक्टस को लेके कई सारे डिस्कशंस है। पहली बात तो ये है, होमो इरेक्टस इज अ जनरलाइज्ड टर्म। होमो इरेक्टस इज अ जनरलाइज्ड टर्म। होमो इरेक्टस जो मैंने लिखा अभी, होमो इरेक्टस, ये होमो इरेक्टस के 3 वेराइटीज होते हैं, एक्चुअली 4 वेराइटीज, हालांकि आप लोग 3 वेराइटीज पढ़ सकते हो होमो इरेक्टस में। और एनसीईआरटी ने केवल एक ही वैरायटी का स्पेशलाइजेशन करा है जिसमें लिखा है फॉसिल वाज फाउंड इन 1893 इन जावा, 1891 ना कि 1891 तो इन जावा एनसीईआरटी ने ये लिखा। इसका मतलब इसने स्पेशली जावा मैन के बारे में बात करा। लेकिन होमो इरेक्टस केवल और केवल जावा मैन नहीं था। होमो इरेक्टस में जावा मैन था, पेकिंग मैन था, हिडलबर्ग मैन था, और एल्जेरियन भी था, लेकिन एल्जेरियन ज्यादा दिन एग्जिस्ट नहीं किया। तो मेजॉरली इसमें ध्यान से देख, इसमें एक कैटेगरी था जावा मैन, एक कैटेगरी था पेकिंग मैन, एक कैटेगरी था, एक कैटेगरी डेवलप किया जो हिडेलबर्ग मैन। और मजे का बात है, जावा मैन जो है, अब आप सोचिए, ये अगर अफ्रीका है, सपोज दिस इज अफ्रीका, ये अफ्रीका, अब ये है एशिया, एशिया है ना, इतना बड़ा एशिया, और ये है यूरोप। तो देख होमो इरेक्टस इधर से क्या हुआ, सबसे पहले एक एक गया कहां, जावा, जावा माने इंडोनेशिया, एक चला गया जावा, ठीक, एक चला गया पेकिंग मैन, पेकिंग गया मंगोलिया, एंड हिडेलबर्ग इज इन जर्मनी, एक गया जर्मनी। और मजे का बात है, इसके बाद निएंडरथल आया, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने बात करा, 1 लाख থেকে, হ্যাঁ 1 লাখ থেকে 40,000 ইয়ার্স, যেটা লিখেছে এনসিইআরটি, নিয়েন্ডারথল, निएंडर वैली इज ऑल्सो इन जर्मनी। इसका मतलब निएंडरथल मैन का जो प्रिमिटिव मैन है वो है हिडेलबर्ग। और इन तीनों में हिडेलबर्ग मैन वाज द वन विच वर मोस्ट एफिशिएंट, और उसी से निएंडरथल आया, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है। क्योंकि हिडेलबर्ग इज ऑल्सो इन जर्मनी, निएंडर वैली इज ऑल्सो इन जर्मनी। एंड एक क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, जो क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है एनसीईआरटी के आधार पे ही, दैट इज व्हिच वाज द फर्स्ट मैन टू लीव अफ्रीका, द आंसर इज होमो इरेक्टस। या तो हम लोग कह सकते हैं जावा मैन, कोई भी ऑप्शन अगर है, क्योंकि जावा पेकिंग हिडेलबर्ग एक साथ नहीं रहेगा, तो होमो इरेक्टस कैन बी द क्वेश्चन, माने कैन बी द ऑप्शन। बुझते পারছো, द फर्स्ट मैन टू लीव अफ्रीका, इससे पहले सब अफ्रीका में ही था, तो द फर्स्ट मैन टू लीव अफ्रीका হচ্ছে होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस जो है, तो होमो इरेक्टस पहला मूव आउट। अब जावा मैन का साइंटिफिक नेम अगर देखोगे तो दैट इज होमो इरेक्टस, इरेक्टस, दिस इज जावा मैन। पेकिंग मैन होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, एंड हिडेलबर्ग मैन होमो इरेक्टस हिडेलबर्जेंसिस। আমি লিখেছি বোধহয়, देखो मेरा बोर्ड वर्क में शायद है, जनरली रहता है, समझे। ये है इन तीनों का डिफरेंस, समझ में आया। तो होमो इरेक्टस इरेक्टस, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, होमो इरेक्टस हिडेलबर्जेंसिस, these three were the 3 varieties which actually originated from, तीनों ही होमो इरेक्टस है, तीनों ही किंतु होमो इरेक्टस, लेकिन ये हो गया जावा मैन। देखबे हैबिचुअली समटाइम्स एट मीट लिखा আছে ना, 900 सीसी समटाइम्स एट मीट, एंड 1893 में 1891 में उसको कहां मिला था, दैट वाज फाउंड इन जावा।
इसीलिए जावा मैन। और ये बेसिकली 3 था, उसमें पेकिनेंसिस पेकिंग मैन कहा गया मंगोलिया, एंड दिस वन वेंट टू जर्मनी हिडेलबर्ग, और उसी हिडेलबर्ग मैन से इसी से डेवलप करा निएंडरथल। निएंडरथल जो है, निएंडर वैली इज इन जर्मनी, समझे? तो निएंडरथल मैन, इसका साइंटिफिक नेम है होमो, ওখানে আমার একটা ভুল লেখা আছে, इसको सही कर लेना, मेरा बोर्ड वर्क में गलत है, होमो निएंडरथैलेंसिस, निएंडरथैलेंसिस, उसको सही कर लेना बेटा, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस नहीं, उधर लिखा है देखो निएंडरथल में होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस, वो सही नहीं, उसका नाम है होमो निएंडरथैलेंसिस, बुझते पेरेছো? और उसी निएंडरथल जब चल रहा था, उसी टाइम पे क्रोमैग्नॉन भी आया था, लेकिन निएंडरथल का जो लॉन्जिविटी था वो था 1 लाख से लेके 40,000 ईयर्स, और आइस एज का टाइम कितना था माय डियर? आइस एज 75,000 से लेके 10,000, दिस वाज आइस एज। इसका मतलब निएंडरथल मैन कुड नॉट सर्वाइव द आइस एज, है ना, बिकॉज आइस एज में केवल 35,000 ईयर्स से निएंडरथल मैन सर्वाइव करा, बाकी टाइम पे निएंडरथल मैन सर्वाइव नहीं करा, क्योंकि 40,000 में खत्म हो गया, और माने 75,000 से शुरू हुआ आइस एज, तो निएंडरथल 40,000 पे खत्म हो गया, इसका मतलब 35,000 ईयर्स ही निएंडरथल आइस एज को सस्टेन कर पाया। उसके बाद आइस एज को सस्टेन करा था, माने उस दौरान आइस एज को सस्टेन कौन करा था? दिस वाज क्रोमैग्नॉन, क्रोमैग्नॉन मैन, समझे ना? और क्रोमैग्नॉन मैन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस फॉसिलिस, इसीलिए एनसीईआरटी मॉडर्न मैन लिखा है, होमोसेपियंस आ गया था, होमोसेपियंस फॉसिलिस वाज क्रोमैग्नॉन। और उसी क्रोमैग्नॉन जब माने उसी क्रोमैग्नॉन का जब एक्सटिंक्शन हुआ अप्रोक्सीमेटली 10,000 ईयर्स अगो, और उसमें देखो 18,000 ईयर्स में, 18,000 ईयर्स में भीमबेटका के बारे में चर्चा किया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट किसने डेवलप किया? द आंसर इज क्रोमैग्नॉन। निएंडरथल में कहा गया है वन मोर थिंग, इसका क्रेनियल कैपेसिटी कत 1400 सीसी, 1400 सीसी, ये एनसीईआरटी में कहा गया है। क्रोमैग्नॉन का क्रेनियल कैपेसिटी नहीं लिखा है, बट दिस हैड द लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी 1650, दिस वाज द लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी क्रोमैग्नॉन में, मैंने लिखा भी है, बुझते पारछो? एंड प्रीहिस्टोरिक केव आर्ट किसने डेवलप करा? क्रोमैग्नॉन इज द आंसर, बिकॉज दैट वाज 18,000 ईयर्स अगो, और उसमें लिखा है देखो भीमबेटका इन द रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज एन एग्जांपल। तो वो किसने डेवलप करा? द आंसर इज आंख बंद करके क्रोमैग्नॉन, कोई भी ऊपर नीचे नहीं, ठीक है, डन हो गया। तो यू शुड रिमेंबर दिस माय डियर, सो भीमबेटका इन द रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये वाला याद रखिएगा। एंड 10,000 ईयर्स अगो इट वाज एग्रीकल्चर दैट वाज डेवलप्ड, वो भी लिखा हुआ है। एंड एग्रीकल्चर डेवलप किसने करा? होमोसेपियंस सेपियंस ने, वो भी मॉडर्न मैन है। एनसीईआरटी में देखो होमोसेपियंस सेपियंस एंड क्रोमैग्नॉन, इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं किया, एनसीईआरटी में ये डिफरेंशिएशन नहीं करा। क्यों नहीं करा? बिकॉज दोनों ही होमोसेपियंस है, क्रोमैग्नॉन भी होमोसेपियंस फॉसिलिस और मॉडर्न लिविंग मॉडर्न मैन इज होमोसेपियंस सेपियंस, इसीलिए एनसीईआरटी ने ये डिफरेंशिएट नहीं करा। गॉट माय पॉइंट? तो इसीलिए अगर 10,000 ईयर्स अगो तुम्हारा एग्रीकल्चर डेवलप्ड, उसके बाद एनसीईआरटी में लिखा है फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स डेवलप्ड, तो एग्रीकल्चर कौन डेवलप करा? एकदम लिविंग मॉडर्न मैन, एक लिविंग वर्ड यूज कर दीजिएगा, लिविंग मॉडर्न मैन, বুঝতে পেরেছো? एंड क्रोमैग्नॉन प्रीहिस्टोरिक केव आर्ट होने থাকবে। তাহলে इसको एक बार रैप अप करते हैं हम लोग, और एनसीईआरटी के बाहर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे बेटा, जाके कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली इट विल नॉट डू एनी गुड टू अस। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने चर्चा कहां से करना शुरू किया? 15,000 ईयर्स, 15 मिलियन ईयर्स अगो, और 15 मिलियन ईयर्स अगो में वन वाज ड्रायोपिथेकस, द अदर वाज रामापिथेकस। ड्রায়োপিথেকাস वाज मोर एप लाइक, রামাপিথেকাস वाज मोर मैन लाइक, ঠিক আছে? এবারে আমরা কি করলাম? এবারে ওখান থেকে उसका कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा, द बॉडी वेयर कवर्ड विथ हेयर्स, दे वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड शिंपैंजी, नकल वॉकर्स, ये सब मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लोग सीधा 3 to 4 मिलियन ईयर्स में पहुंच गया, और उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि 4 फीट लॉन्ग है ना, 4 फीट लॉन्ग, और যেন কি ছিল ओ बाइपेडल लोकोमोशन है ना, इरेक्ट पोस्चर, बाइपेडल लोकोमोशन, ये बताया मैंने। उसके बाद मैंने बताया
कि साइज छोटा था, अप्रोक्सीमेटली 500 सीसी इज देयर क्रेनियल कैपेसिटी, वाज देयर क्रेनियल कैपेसिटी। उसका मेल वर्जन था टुआंग बेबी, फीमेल वर्जन था लूसी। जैसे ही हम लोगों ने टुआंग बेबी पढ़ा, तुरंत हम लोगों को याद करना पड़ेगा कि टुआंग बेबी इज बेसिकली पर्टेनिंग टू व्हाट, टुआंग बेबी इज द मेल वर्जन। और टुआंग बेबी, हाँ टुआंग बेबी আর কে ডিসকভার করেছে, রেমন্ড ডার্ট, ये याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने हाँ কি বললাম, हाँ लूसी फीमेल वर्जन। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाँ फिर 2 मिलियन ईयर्स को दो चीज आया, ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस which was a special variety of Australopithecus, they lived on East African grassland, essentially ate fruits। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। उसका क्रेनियल कैपेसिटी नहीं दिया है, उसका क्रेनियल कैपेसिटी एनसीईआरटी ने नहीं दिया है ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस का, और ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस का। और उसके साथ साथ और एक डेवलप किया था, दैट वाज द होमो हैबिलिस, जिसको फर्स्ट होमिनिड कहा गया। टूल मैन, एबल मैन, स्किलफुल मैन, टूल मेकर। एबल मैन কি জানো ছিল, एबल मैन, स्किलफुल मैन, টুল মেকার, আর একটা হ্যান্ডিম্যান। লিখেছি না আমি সবকটাই, দেখো सब लिखा है। उसके बाद उसका क्रेनियल कैपेसिटी लिखा 650 से 800, 650 से 800। और मैंने एक दो चीज एक्स्ट्रा लिखा, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वाज फाउंड इन देम, एंड नंबर 2 दे कम्युनिकेटेड विद साउंड्स एंड विजुअल सिग्नल्स। ये बताया मैंने, बुझते পেরেছো। अब उसका डेवलपमेंट को कितना हुआ, 2 मिलियन ईयर्स तक। अब 1.5 में होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस आया मतलब वो अफ्रीका के बाहर गया, एक चला गया इंडोनेशिया, वो है जावा। 1891 में उसका फॉसिल मिला, स्कल फॉसिल मिला। उसके बाद पेकिंग मैन, मंगोलिया। पेकिंग मैन जब भी पढ़ोगे, आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है डब्ल्यूसी पाई, देख हमारा लिखा আছে বোধহয়, पेकिंग मैन लिखा नहीं, डब्ल्यूसी पाई gave the word पेकिंग, समझे ना। तो दैट वाज इन मंगोलिया, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने हिडलबर्ग मैन पढ़ा। अच्छा, ये जो मैन है, जावा मैन जो था, बेसिकली दे वर हैबिचुअल कैनिबल्स। আমার দেখো লেখা আছে বোধহয়, दे वर हैबिचुअल कैनिबल्स। ওই জন্য एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दे प्रोबेबली एट मीट, लिखा আছে देखो, दे प्रोबेबली एट मीट। ये क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है दे वर हैबिचुअल कैनिबल्स, बुझते পারছো। अब मैंने कहा कि इसके बाद सीधा जो डेवलपमेंट हुआ वो हिडलबर्ग मैन से आया। उसके बाद जावा या तो पेकिंग का, माने अल्टीमेटली फ्रंटलाइनर्स नहीं मिला, समझे ना। तो मिला किसका, हिडलबर्ग का, क्योंकि उसके बाद आया निएंडरथल। और निएंडर वैली इज इन जर्मनी, हिडलबर्ग इज आल्सो इन जर्मनी। तो इसका मतलब उसी जगह से आया। और निएंडरथल मैन जब आया, उसका साइंटिफिक नेम मैंने उधर गलत लिखा है, उसको सही कर लेना। मैंने बोला होमो निएंडरथलेंसिस, ठीक है ना। अब निएंडरथल कितना था, 1 लाख से लेके 40,000, और आइस एज था 75,000 से 10,000। आइस एज सर्वाइव किया कौन, क्रोमैग्नॉन, होमो सेपियंस फॉसिलिस, जिसको मॉडर्न मैन कहा गया है एनसीईआरटी में। लेकिन निएंडरथल मैन क्या था, वो कवर्ड देयर बॉडी विद एनिमल स्किन, जिसको हाइड्स कहते हैं, एंड बेरिड देयर डेड, एनसीईआरटी में लिखा है। और उसका क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी। हालांकि होमो इरेक्टस का क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी था, निएंडरथल का कितना हुआ, 1400 सीसी, ठीक है। दे वर मोर डेवलप्ड देन हिडलबर्ग, सीधी बात है। और फिर निएंडरथल का डेथ हो गया 45,000 उसी में। तो 35,000 ही 40,000 में, तो 35,000 ही केवल वो सर्वाइव कर पाया आइस एज। लेकिन आइस एज को फुल्ली सस्टेन कौन किया, दैट वाज क्रोमैग्नॉन। और क्रोमैग्नॉन हैड द मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी, द लिविंग मैन, द मॉडर्न मैन मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी कितना था, दैट वाज 1650 सीसी, ठीक है। और क्रोमैग्नॉन प्रीहिस्टोरिक के बाद डेवलप करा, जिसका एग्जांपल भीमबेटका इन द रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लिविंग मॉडर्न मैन, जो एग्रीकल्चर डेवलप करके ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। बस एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। कोई भी इधर उधर मत करो, मॉड्यूल में जो भी है, ज्यादा नहीं है मॉड्यूल में हालांकि, लेकिन एनसीईआरटी पे स्टिक करो, नहीं तो गड़बड़ होगा, बुझते পেরেছো, ठीक। हाँ একটা কোয়েশ্চেন আছে, ক্লোজেস্ট টু নিয়ান্ডারথাল, it is approximately 1450, 1350 से 1450 ह्यूमन मेन एंड ह्यूमन फीमेल वेरी करेगा, समझे ना। तो इट इज क्लोजेस्ट टू निएंडरथल मैन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। whose cranial capacity is closest to Neanderthal, उसका आंसर है लिविंग मॉडर्न मैन, माने होमो सेपियंस सेपियंस। स्पीच एंड लैंग्वेज, होमो इरेक्टस। वो तो लिखा है, उसे बाद में बता रहे। दैट इज द क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस। वो पिक्चर क्यों दिया गया है, बिकॉज ওখানে लिखे रखो व्हाई इज इट सिमिलर। एकदम पहला वाला बेबी शिंपैंजी एंड बेबी ह्यूमन का
स्कल सिमिलर क्यों है? बिकॉज शिंपैंजी बियर्स 99.9% क्रोमोसोमल सिमिलरिटी एज दैट ऑफ ह्यूमन। लिखा है आपको एजर्शन रीजनिंग शिंपैंजी में। शिंपैंजी का फोटो के ऊपर लिख लो। Chimpanzees have 99.9% chromosomal similarities as that of the humans. Therefore, chimpanzees are called the most intelligent apes. समझे? हम्म। हरीश, समझ में आया? तो ये हो गया आपका। अच्छा, और एक चीज मैं बता देता हूं बेटा। ये कल जैसे ये मैंने पढ़ाया था ना, मार्सुपियल रेडिएशन हो गया, अपना हैबिटेट सिलेक्ट किया था, ये फोटो किया करा था ना कल मैंने। तो ये जो है, और फिर प्लेसेंटल भी ऐसा है, अपना हैबिटेट सिलेक्ट करा था। ये जो कल मैंने पढ़ाया था आपको, है ना? तो इसमें ये देखो, इंडिविजुअल हैबिटेट सिलेक्ट किया ना इसने, एंड स्पीसिएशन हुआ इन द इंडिविजुअल हैबिटेट। कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्सुपियल मोल, कोई टेस्मेनियन वुल्फ, है ना? तो ये जो हुआ, ये तो स्पीसिएशन हुआ इन द इंडिविजुअल हैबिटेट, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। समरी में लिखा हुआ है। सो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ एवोल्यूशन। देखो समरी में लिखा हुआ है, 4-5 पॉइंट्स लिखा हुआ है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना, ये सब वर्ड्स लिखा हुआ है। दोज आर वन ऑफ द कॉज फॉर एवोल्यूशन। सो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर एवोल्यूशन, यही लिखा गया क्लास है तो। खूब अर्जेंट की। डेफिनेटली वो तो है ही, वो तो है ही। लेकिन हर कॉन्टिनेंट पहला, और अच्छा ओटा लिखे छो, द फर्स्ट मैन टू लीव अफ्रीका, वो लिखा एनसीईआरटी में आप लोग। द फर्स्ट मैन टू लीव अफ्रीका, होमो इरेक्टस। द फर्स्ट मैन टू लीव अफ्रीका, होमो इरेक्टस। लीव अफ्रीका, होमो इरेक्टस।
हाँ, तो पहले आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद ही मैं अपना क्वेश्चन शेयर करूंगा। एवोल्यूशन का एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर मेरे पास भी है, लेकिन एवोल्यूशन कल जरूर आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू ब्रिंग द मॉड्यूल। ठीक है ना? कल एक बार मॉड्यूल लाइएगा, तो मॉड्यूल का क्वेश्चन हम लोग निपटा देंगे, कंप्लीट कर देंगे। এনেছিস অনিক? তুই এনেছিস? তুই আনিসনি? আনলে আজকেই করিয়ে দিতাম, কোয়েশ্চেন হয়ে যেত কমপ্লিট। सब कितना तुमने नहीं लाया? तुमने भी नहीं लाया ना? ठीक है, तुमने लाया? ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो। तो एवोल्यूशन एक्चुअली कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? और एवोल्यूशन का इमीडिएट हो सके तो आज रात को ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मतलब इवोल्यूशन को लेके वेट मत कीजिए, लेट मत कीजिए। इवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी इन दोनों चैप्टर को लेके कोई लेट नहीं करना है, ठीक है ना? उसको जितने सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना शार्प होगा, लेकिन 2011 से पहले वाला क्वेश्चंस को मत करो। डू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस प्रायर टू 2011। समझ में आया? उसके बाद से 2011 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इवोल्यूशन डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग। और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी आप कर सकते हो। जनरली उस किताब को मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी आप कर सकते हो। इवोल्यूशन एंड बायोटेक नहीं, हाँ बायोटेक भी। तो इवोल्यूशन एंड बायोटेक ये दोनों चैप्टर में जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, उतना ही आपके लिए बेहतर है बेटा। तो ये करिए, ठीक है? डन हो गया? तो एवोल्यूशन को लेके अच्छा एक बार सोच लेते हैं हम लोग एवोल्यूशन का हर एक पन्ना। हम लोग सोचने के लिए बोला, देखने के लिए नहीं बेटा। तो इवोल्यूशन का हर एक पन्ना हम लोग सोच लेते हैं। तो 126 जो पहला पन्ना आया, आप लोगों के लिए 110। तो वो जो पहला पन्ना आया वो तो है ही, यूनिवर्स यूनिवर्स लिखा हुआ है। और स्टेलर डिस्टेंस के बारे में खुल चीज का ना बोई बोले ची, पन्ना खोलने के लिए बोला, सोचने के लिए बोला। तो स्टेलर डिस्टेंस के बारे में बताया, जो 5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, वो 5 मिलियन ईयर पहले का लाइट हमें दिख रहा है। ये वाला लिखा था ना उधर, बड़ा डेंजरस स्टेटमेंट था वो, है ना? फिर एक कैटरपिलर था तो उसके बाद इवोल्यू यूनिवर्स का लाइफ मैंने ये स्पैन, उसके बाद अर्थ का, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ये सब डिस्कशन था। फिर बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ये ऑफ की बोले थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना? मैंने पढ़ाया था बिग बैंग थ्योरी, एबे लेमैटर, है ना? उसके बाद थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फादर सुआरेज। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अर्ली ग्रीक थिंकर्स, थेल्स, प्लेटो, एम्पेडोकल्स, अरिस्टोटल एटसेट्रा पढ़ाया था मैंने। उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैंसपर्मिया थ्योरी, अर्हिनियस पढ़ाया था मैंने। स्पोर्ट्स याद है? अब कॉस्मिक पैंसपर्मिया के बाद हम लोगों ने सीधा आया कहाँ पे, जहाँ पे वो रिजेक्ट किया बाकी थ्योरीज को, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, पस्तूर, स्वाननेक एक्सपेरिमेंट, है ना? हीट किल्ड ईस्ट, याद है? तो उसमें डिस्कशन हम लोगों ने करा था। अब उसके बाद उसी में हम लोगों ने आपको एक चीज पढ़ाया था कि ओमनिस विवो एक्स ओवो, दैट इज रिलेटेड टू ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये भी पढ़ाया था मैंने। फिर पस्तूर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? पस्तूर के बाद हम लोगों ने पढ़ा मॉडर्न नहीं, उसके साथ उसका सपोर्टिव थ्योरी भी पढ़ा, फ्रांसिस्को रेडी का बेलजार एक्सपेरिमेंट। मीट रखा था, फ्लाइज आया था, मैगॉट्स आया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओपरिन एंड हेल्डेन, ओपरिन ऑफ रशिया, हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड। और उसी में हम लोगों ने पढ़ा केमिकल एवोल्यूशन, आफ्टर केमिकल एवोल्यूशन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, याद है? और फिर केमिकल एवोल्यूशन जब हम लोगों ने पढ़ा, उसमें एटॉमिक स्टेट पढ़ा, है ना? अर्ली मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन पढ़ा, मीथेन, फिर अमोनिया, फिर वाटर इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, फिर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, फिर हाइड्रोजन साइनाइड पढ़ा था ना हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वाटर जो है दैट स्प्लिट इनटू H2 एंड O2। तो O2 जो था मीथेन एंड अमोनिया के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस बना। तो ऑल द अवेलेबल फ्री ऑक्सीजन वेंट इन कंबाइंड स्टेट, बट अवेलेबल फ्री हाइड्रोजन वाज देयर, इसीलिए प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग। और उसके बाद हम लोगों ने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अर्ली मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि वाटर जो वेपोराइज किया दैट विल कंडेंस टू फॉर्म टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करता है? एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, याद है? जब तक ओजोन लेयर नहीं बना तब तक टेम्परेचर डिक्रीज करने का जो रीजन था एनसीईआरटी में, वो है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। मने আছে? उसके बाद क्या हुआ? वाटर कंडेंस किया इनटू द वाटर ऑफ ओशन, रिवर, सीज एटसेट्रा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अर्ली मॉलिक्यूल्स, है ना? वो डिसॉल्व करेगा, है ना? अर्ली मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बनेगा क्या? नाइट्रोजन बेसिस,
पिगमेंट्स, फैट्स, ये सब था, आपको याद होगा, एमाइनो एसिड्स, ये सब था। वो क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा टू फॉर्म द प्रीबायोटिक सूप और द प्रोटोबायोटिक सूप और द ब्रॉथ और द हॉट डाइल्यूट सूप। उसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था स्टैनली मिलर्स एक्सपेरिमेंट 1853। হবে মানে হবে কি জিজ্ঞেস করেছি তোকে? উত্তর জিজ্ঞেস করেছি। 53 তো ভুল कैसे गया? চড় মারবো না। 1853 स्टैनली मिलर, और उसमें उनका जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, उसमें कंपोजिशन क्या क्या था, रेशियो था मीथेन इज टू अमोनिया इज टू हाइड्रोजन, है ना, उसमें 2:1:2 एंड वाटर वेपर जिसका रेशियो नहीं है, और इलेक्ट्रिक स्पार्क विद टंगस्टन एट 800 डिग्री सेल्सियस, उसको कूल किया तो टर्बिड रेड लिक्विड आया। उसका कंपोजिशन एज फाउंड बाय देम वर अमीनो एसिड्स, जिसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पर्टिक एसिड, मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद other similar experiments conducted showed the presence of sugars, pigments, fats, etc. Right? Huh? And meteorite was, when analyzed, have the same thing in composition. Therefore, it was said that similar life forms existed somewhere else elsewhere in space. याद है? उम्मे याद आ रहा है? अब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, और कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स में they existed as colloidal aggregates, क्वासर्वेट्स, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स आएगा, वो था नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फॉस्फोलिपिड लेयर, बाई लेयर नहीं, सिंगल लेयर आएगा, तो इट विल लुक लाइक अ सोप बबल, इट विल सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द एनवायरनमेंट और द एटमॉस्फेयर, सो दैट वाज कॉल्ड द माइक्रोस्फीयर, जिसको डीमर भी कहा गया है, दे वर द प्रोटोसेल्स, बताया था मैंने। और उसी से आया फर्स्ट नॉन लिविंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिसमें आरएनए, पॉलीसैकेराइड्स, एनसीईआरटी में लिखा है ना, प्रोटीन्स लिखा है ना, एटसेट्रा भी है, याद है? तो वो वाला आया। उसके बाद क्या हुआ, and they were the first non-cellular forms, और मैंने बताया था नॉन सेलुलर फॉर्म्स का एग्जिस्टेंस क्या था, वाइरस, वाइरोइड्स एंड प्रियॉन्स, बताया था मैंने। उसके बाद आया मोनेरा, द फर्स्ट सेलुलर, अच्छा वो था 3 बिलियन ईयर्स अगो, अब ये मोनेरा जो आया 2 बिलियन ईयर्स अगो, और मोनेरा जो आया दैट वाज द प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब द फर्स्ट फॉर्म ऑफ चेंज वाज अ रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, क्योंकि प्रथम प्रोटोसेल्स, उसके बाद वायरस, वायरॉइड, तो प्रोटोसेल से वायरस, वायरॉइड आ गया, मतलब क्या, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। उसके बाद फिर सेलुलर फॉर्म्स आया, और उस सेलुलर फॉर्म्स के बाद धीरे धीरे बैक्टीरिया का डिफरेंट टाइप्स आ गया, फोटोसिंथेसिस हुआ तो ओजोन लेयर आया, एंड मॉडर्न एटमॉस्फेयर हुआ, रिसेंट एटमॉस्फेयर या तो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हुआ, और टेम्परेचर डिक्रीज किया। यही कॉन्सेप्ट था, जिसको और एनसीईआरटी मजे करके लिखा है कि रिसेंटली कॉन्जेक्टेड थी, इतना मेहनत करने के बाद, है ना। तो उसके बाद तो वो हो गया, पेज नंबर 128 फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो गया। 128 माने 112 आप लोगों की किताब, तो उसमें खत्म हो गया। और फर्स्ट पैराग्राफ में गलती भी लिखा हुआ था, एबायोजेनेसिस, वो बायोजेनेसिस का ए गैप बायोजेनेसिस करा गया था, उसको सही कर दिया मैंने। उसके बाद एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में चर्चा किया हम लोगों ने, है तो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा একটা কথা তোমাদের বলা হয়নি, एक वर्ड है को एवोल्यूशन, देयर इज अ काइंड ऑफ एवोल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड को एवोल्यूशन। को एवोल्यूशन आपके পপুলেশন, অর্গানিজম এন্ড পপুলেশন में डिस्कशन है, পুরনো বই যদি কারোর থাকে 237 এ লেখা আছে को एवोल्यूशन, तो जहां पे म्यूचुअलिज्म के बारे में चर्चा किया गया है उधर को एवोल्यूशन लिखा हुआ है। उसमें दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है माय डियर, तो अगर दूसरा दूसरा ऑर्गेनिज्म, হ্যাঁ নিচ থেকে যা 10-12 লাইন উপরে দেখ পেয়ে যাবি, তো দেখবি को एवोल्यूशन লেখা আছে। আরে ওই তো এই যে ডান দিকে, ওই ওই ডান দিকে মানে ওটা ওটা পরের পাতায় হবে, পরের পাতায়, হ্যাঁ ওইখানে উপর দিকটাতে হবে। কত নম্বর পাতা রে? तो मैं जानी এটা কত পাতা? 202, हाँ 202 में है कोएवोल्यूशन, ওখানে দেখবি লেখা আছে। और कोएवोल्यूशन का यूनिकनेस है क्या, दो ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म अगर इवॉल्व करा तो पैरासाइट को भी इवॉल्व करना पड़ेगा, या म्यूचुअलिज्म है, अगर इसको इवॉल्व, ये इवॉल्व करा तो इसको भी इवॉल्व करना पड़ेगा, तो दिस इज कोएवोल्यूशन। सो कोएवोल्यूशन इज अनदर फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन, বুঝতে পেরেছো? चलो, तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस पैलेंटोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात करा, और पैलेंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो जॉर्ज कुवियर फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, मॉडर्न पैलेंटोलॉजी, और फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी হচ্ছে लियोनार्डो दा विंची। इंडियन पैलेंटोलॉजी बिरबल साहनी। पैलेंटोलॉजी मतलब उसमें इम्प्रिंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द रॉक सरफेस। तो रॉक के बारे में हम लोगों ने बात किया था, सेडिमेंटरी रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ये लेक्चर को देखिएगा किस सीक्वेंस में मैंने फॉलो किया। मैंने जो सीक्वेंस फॉलो किया वो अनोखा सीक्वेंस था, कोई भी एनसीईआरटी का सीक्वेंस मैंने फॉलो ही नहीं किया, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर भी नहीं गया।
तो एनसीईआरटी को किस तरह से यूज करेंगे उसका टेक्निक मैंने लिखाया इसमें, है ना। तो ये सीक्वेंस को जरूर आप देखिएगा ध्यान से, दिस सीक्वेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जनरली ये सीक्वेंस फॉलो लोग नहीं करते, लोग एनसीईआरटी आइदर फॉलो करते हैं नहीं तो मॉड्यूल फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने कोई भी चीज फॉलो नहीं करा। वो एकदम हम लोग अपना तरीका से इसको पढ़ाया, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर नहीं नहीं गया, क्योंकि जाने से बहुत बहुत चीज जाना पड़ता। अब देखिए पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में, उसमें सीधा सेडिमेंटरी रॉक का डिस्कशन जब हम लोगों ने करा तो हम लोगों ने डायनासोर का एवोल्यूशन पढ़ लिया। ब्रेकियोसोरस स्टेगोसोरस, इधर हो गया ट्राइसेराटॉप्स, ये हो गया टायरानोसोरस, और नीचे से आएगा सबसे पहले आएगा आर्कियोप्टेरिक्स, क्रोकोडिलिया और टेरानोडॉन। लेकिन क्रोकोडिलिया अभी भी एग्जिस्ट करेगा, बाकी लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये डिस्कशन करा था हम लोगों ने। उसके बाद डायनासोर एवोल्यूशन जैसे ही हम लोगों ने पढ़ लिया तो सीधा मैं चला गया एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, है ना, वो ग्राफ में चला गया जहां पे अर्ली रेप्टाइल्स का एक्सटिंक्शन के बारे में बात किया गया, फिर रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल, साइनैप्सिडा, सौरोप्सिडा, मने আছে। अब साइनैप्सिडा से क्या आ गया, पेलिकासोरस, उससे आ गया थेराप्सिडा, उससे आ गया मैमेलिया। तो कौन कहाँ आया वो सब देखना पड़ेगा। और सौरोप्सिडा से सबसे पहले आ गया टर्टल, फिर आ गया लिजर्ड, फिर आ गया क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल से आ गया डायनोसर, डायनोसर से आ गया बर्ड्स, याद है, प्रिमिटिव बर्ड, मॉडर्न बर्ड, ये सब। और हम लोगों ने एरा, पीरियड, इपॉक के बारे में चर्चा किया था। एरा में हम लोगों ने प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक। और प्री कैम्ब्रियन में दो दो पीरियड्स हम लोगों ने पढ़ा, वन वाज आर्कियोजोइक, वन वाज प्रोटेरोजोइक। इस बार प्रोटेरोजोइक पूछा गया था। और फिर पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। और मेसोजोइक में हमने पढ़ा ट्राइयासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस और टर्शियरी, क्वाटरनरी। और टर्शियरी से शुरू हो गया आपका इपॉक, जिसके बारे में क्वाटरनरी से ही शुरू हो गया, लेटर पार्ट ऑफ क्वाटरनरी। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन, पढ़ा हम लोगों ने ये सब। और उसमें हॉर्स एवोल्यूशन भी हम लोगों ने निपटा दिया, याद है। योहिपस, जिसका और एक नाम है हाइड्राकोथेरियम, योहिपस, मेसोहिपस, मेरिचिपस, प्लियोहिपस, एक्कस, पढ़ा दिया हम लोगों ने, डन। उसके बाद हम लोगों ने हर एक इंडिविजुअल किस में क्या आया वो वाला पैराग्राफ भी पढ़ा, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन वाला। 500 मिलियन ইয়ার্স ago invertebrates were formed and active। 350 মিলিয়ন ইয়ার্স ago তে কি ছিল, 320 মিলিয়ন ইয়ার্স ago में क्या था, लोग फिन्स, है ना। fish stout and strong fin sometimes went to sea or sometimes went to land and then again went to sea, এসব লিখেছিল। তারপরে that was the precursor of the modern day frogs and salamanders, इसीलिए that was a connecting link between species and amphibian। ये सब पढ़ाया था मैंने। सिलाकांथल लोकफिन, जिसका साइंटिफिक नेम है लैटिमेरिया, ये सब पढ़ाया था मैंने। उसके बाद रेप्टिलिया आया, एम्फीबिया आया। एम्फीबिया में जेल लाइक एग्स, इसीलिए लेग्स हैव टू बी लेड अंडर द वाटर, क्योंकि सनलाइट नहीं आएगा। लेकिन रेप्टिलिया क्लिडोइक एग्स माने शेल्ड एग्स, थिक शेल्ड एग्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और थिक शेल्ड एग्स ले करेगा, इसका मतलब दे कैन प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग अप इन द सन। ये भी डिस्कशन हम लोगों ने करा था, है ना। और फिर ये करते करते हम लोगों ने एनिमल का कंप्लीशन कर दिया। जैसे बर्ड्स कहाँ कब आया, ये सब क्वेश्चंस तो कॉमन क्वेश्चंस था। क्रोकोडिलिया से डायनोसर जब आया और मैमल्स जब आया, दोनों ही ट्राइएसिक। डायनोसर का डोमिनेंस इन जुरासिक, ये सब पढ़ाया था। और जुरासिक में ही आर्कियोप्टेरिक्स आया था। क्रिटेशियस में हालांकि मॉडर्न बर्ड्स आया था। एंड बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, ये भी मैंने कहा था। बहुत सारी चीजें पढ़ाया। मैमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द थेराप्सिस द ट्राइएसिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा, ये भी पढ़ाया था, याद है। सब धीरे 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 निपटा दिया। फिर उसके बाद प्लैंटी पढ़ाया। और प्लैंटी का जो पढ़ाया उसमें सबसे पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, फिर ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स, फिर राइनिया टाइप ऑफ प्लांट्स, फिर साइलोफाइटॉन। क्लोरोफाइट और ट्रेकियोफाइट के बीच में ब्रायोफाइट्स, जो कि कार्बोनिफेरस में जाके वो हो गया, है ना। और फिर उसके बाद ट्रेकियोफाइट एंड राइनिया के बीच में आ गया जोस्टेरोफाइलम। जोस्टेरोफाइलम डिवाइड कर गया इनटू टू, है ना, मने আছে। तो हर्बेशियस लाइकोपोड्स एंड आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स, आर्बोरेसेंट एक्सटिंक्ट कर गया और फिर हर्बेशियस अभी भी चला, है ना। उसके बाद साइलोफाइटॉन से 6 आया, याद है। स्फेनोप्सिड्स आया, जिंको आया, कॉनिफर्स आया, साइकैड्स आया, साइकैड्स तो बाद में आया एनीवे, निटेल्स आया, है ना, फर्न्स आया, है ना। और उसके बाद प्रोजिम्नोस्पर्म आया, फिर सीड फर्न्स आया, फिर एक तरफ साइकैड्स आ गया और एक तरफ डाइकॉट आ गया। डाइकॉट में पहले डाइकॉट मतलब एंजियोस्पर्म आ गया, फिर डाइकॉट आया पहले, उसके बाद मोनोकॉट आया, और अभी एज ऑफ मोनोकॉट्स है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा। और जनरली हम लोगों ने देखा कि जुरासिक हो गया, ट्राइएसिक हो गया, रेप्टाइल्स, अच्छा वही जगह था। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड साइजेस डोमिनेटेड द अर्थ सरफेस, ये बताया था मैंने।
तो रेप्टाइल जब डोमिनेट कर रहा था तब बेसिकली जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंस था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। फिरे बच्चे देखिस बाबा आरिश, समझ में आया? पहली बार। तो अब क्या है, हाँ, और फिर वो भी था, हाँ, टायरोनोसोरस, है ना, 65 मिलियन years ago dinosaurs got extincted, है ना, fearsome dagger like teeth 20 feet long, মনে আছে? टायरोनोसोरस के बारे में बात किया गया। फिर mammals were successful, क्यों successful? They were viviparous, could protect their young within their bodies, and they were more intelligent in sensing and avoiding danger in sea land. Earliest mammals were like shrews. আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে তোমার fish like reptiles existed ichthyosaurs, তাই না? কত রে, 320, কত ছিল ইকথিওসরাসটা? 200 মিলিয়ন, 200 না? 200 না ইকথিওসরাসটা? ঠিক বলছিস তো? 200 মিলিয়ন মানে কে? कौन सा पीरियड? हाँ, आप गिनते रहे, प्रैक्टिस कम कर रहा है, इसका मतलब यही है। अरे ट्राइएसिक, जुरासिक 150। हाँ हाँ, এই তো, কিরে, মনে থাকবে? हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों के पास काफी टाइम हो गया, अच्छा चीज मतलब असली चीज पढ़ लिया, टफ चीज पढ़ लिया, तो हम लोग शांत हो गए। और फिर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन पे आ गए, जहां पे एनसीईआरटी ने गलत लिखा है, लेकिन गलत क्वेश्चन, गलत स्टेटमेंट, सही क्वेश्चन आया था 2020 में, 14 अक्टूबर वाला पेपर में, कार्ल आर्न्स्ट वॉन बेयर। लेकिन अर्नस्ट हैकेल और कार्ल आर्न्स्ट वॉन बेयर का जो भी स्टेटमेंट है वो पढ़ा, हेकेल का थ्योरी, बायोजेनेटिक लॉ, है ना, ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट्स, फाइलोजेनी, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। और उसी का एग्जांपल मैंने डेवलपमेंट ऑफ हर्ट भी पढ़ाया, क्योंकि आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पे चला गया, और वो पोल्यूशन आया, पोल्यूशन चला गया, ये वो, है ना, उसमें हम लोगों ने रिवर्स एवोल्यूशन के बारे में चर्चा किया था, ब्रिस्टन बिटुलेरिया, कार्बोनेरिया, बिटुलेरिया, ये पढ़ा था हम लोगों ने। नो वेरिएंट्स आर कंप्लीटली वाइप्ड आउट। उसके बाद सीधा मैंने लेडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट पढ़ाया, जिसमें मैंने कहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एग्जिस्टेड इवन बिफोर द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, सो प्री एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स इन पॉपुलेशन आर मोर इंपॉर्टेंट। और उसी में हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 8, মনে পড়ছে? और उसके बाद होमोलॉजी एंड एनालॉजी का डिस्कशन किया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कितने सारे एग्जांपल्स मैंने आपसे शेयर किए बॉटनी का। हाँ, কিরে রঙ্গিত, এগুলো মাথায় ঢুকছে? हो गया। तो होमोलॉजी एनालॉजी का जितना भी एजर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन, आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ मैमल्स, है ना, ब्रेन एंड लंग्स, ब्रेन एंड हार्ट, वो सब था। হ্যাঁ, মনে পড়ছে রে? মাথাটাকে এরকম খাটাতে হবে, বুঝলি তো বাবা, তবে তো পড়াশোনা হবে। কৃষ্ণাকে দেখ, ঝিমোচ্ছে। তুই আছিস, অ্যাক্টিভ আছিস? দেখিস, কোশ্চেন ধরবো। তো ये हो गया। अब अच्छा দাঁড়া এক সেকেন্ড, আমি ভুলে গেলাম। হুম, এরপরে তো, হ্যাঁ, এরপর ডারউইনিয়ান থিওরি অফ এভোলিউশন, और उसमें तो पूरा एक बोर्ड वर्क ही चला गया, वो बोर्ड वर्क को बार बार देखना। एवोल्यूशन स्टोकेस्टिक प्रोसेस से शुरू करके, है, वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन, ये सब, है ना, प्रोडिगेटिव ऑफ रिप्रोडक्शन, स्पेशल एरिया कांस्टेंट। डार्विन वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस मैल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, इन अ गिवन पॉपुलेशन नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, है ना। ভয়েজের নাম এইচএমএস বিগল, ওরকম ধরনের ভয়েজ করেছিল আমাদের অ্যালফ্রেড ওয়ালেস, है ना, मेला आर्चिपेलागो, डार्विन গেছিল গ্যালাপাগোস, ये सब तो पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। और डार्विनियन फिंचेस के बारे में चर्चा किया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ा, एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ा, है ना, कितने सारे चीजें। डार्विन का जो वेरिएशन, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ब्रांचिंग डिसेंट का जो वो रूट्स वाला फोटो, इसने पूछा था कौन सा स्पीशी है, वो वाला समझ में आया? हाँ, स्पीशी विसी नहीं है वो, नॉर्मल रूट, समझ में आया? तो रूट वाला जो फोटो है जिसमें वर्ड था एनास्टोमोसिस, याद आया? मतलब मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, है। तो वो वाला पढ़ा था। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन বল, জ্ঞান দিচ্ছিস আমাকে? हाय, नेचुरल सिलेक्शन डेफिनेशन বল। मीनिंग तुम्हें पूछा? पूछा मीनिंग?
ज्ञानी, ओए डेफिनेशन बोल नेचुरल सिलेक्शन का। पन्ना कौन पलट रहा है? একটা চড় মেরে বের করে দেবো ক্লাস থেকে। ডেফিনেশন বল, চান্স পেতে হবে না এবার, খেলা করবি। ডেফিনেশন বল, ওই তুই ডেফিনেশন বল ন্যাচারাল সিলেকশনে। থাপ্পড় মারবো কিন্তু গিয়ে। What nonsense? In which heritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny। एनसीईआरटी का डेफिनेशन है 137 या तो 111। भूले গেছিস? लज्जा করে ना? हाँ, फाउंडर इफेक्ट जहां लिखा है उसका नेक्स्ट वाला पैराग्राफ में नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन नहीं है। हेरिटेबल वेरिएशन क्या नो? बिकॉज रिप्रोडक्टिव फिटनेस की फिटनेस डेफिनेशन की इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू गेट अडैप्टेड एंड गेट सिलेक्ट एबिलिटी अडैप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। और उसी से सवाल पूछा कि अडैप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड एज अ जेनेटिक बेसिस। Darwinian theory of evolution is a result of a process। जब evolution of a man is considered and evolution of the earth is considered, it's a process। नेचुरल सिलेक्शन के तीन टाइप, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग क्या कहा गया? मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। बीर बीर को चीज क्या नो। नेक्स्ट क्या कहा गया? डायरेक्शनल, मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मेन कैरेक्टर वैल्यू। फिर डिसरप्टिव क्या कहा गया? मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर द पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू जैसा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बाबा रंगीत তোমার রঙিন মানিয়ে দেবো মেরে আমি। করতে হবে तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। इवोल्यूशन is not a directed process in the sense of determinism। মনে আছে? Because we cannot predetermine as to which direction evolution will proceed। yes sir ही करो তুমি। একটা উত্তর দিতে পারছিস না, एक भी आंसर नहीं दे पा रहा है। पापा को सीधा फोन कर देंगे हम। हेलो, वेरी इजी। नेचुरल सिलेक्शन हो যাওয়ার পরে কি আছে? म्यूटेशन थ्योरी। वो तो इजी क्वेश्चंस है सब, है ना? सॉलिटरी वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एनसीईआरटी का लाइन है सब। इनोथेरा लामार्कियाना, इवनिंग प्रिमरोज हो गया। लामार्कियन कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन कल बता रहे थे, है ना? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बेकार चीज है, जिसे इसीलिए थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म बाय वीजमैन, इधर लेज काट लो, है ना? तो 24 generations, because only those characters will come in the offspring which is present in the germ cell। germ cell में अगर नहीं रहेगा वो offspring में कभी नहीं आएगा। इसीलिए थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म भाई, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म इसीलिए तो, समझे? हो गया, सो इजी, वेरी इजी। और बोलो, और क्या था? रेडिएशन, वन मोर देन वन जापानजिया की, न्यू आर्कटिक, न्यू ट्रॉपिकल, पेलियार्कटिक, इथियोपियन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन। मने आछे? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में चर्चा किया हम लोगों ने। That can increase competition because when North America joined with South America, the South American mammals were overridden by the North American fauna। Due to the same continental drift, pouch mammals of Australia survive because of lack of competition with other mammals। Incident? Due to the same continental drift, pouch mammals of Australia survive because of lack of competition। तो immediate cause क्या है? lack of competition। continental drift नहीं है। continental drift can increase competition or decrease competition, लेकिन marsupial survive किया, marsupial radiation हुआ, क्यों? decreased competition के लिए, lack of competition। ये हो गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। আরেকটা ধরনের আইসোলেশনের কথা বলা আছে, রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেशन, प्रीजाइगोटिक एंड पोस्टजाइगोटिक। तो प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन जो है, जाइगोट बनने से पहले ही आइसोलेट हो गया, दो ऑर्गेनिज्म दूर दूर चला गया, तो वो है प्रीजाइगोटिक, तो इंटरैक्ट ही नहीं कर पाया कभी। पोस्टजाइगोटिक मतलब स्पीशीज आया, नहीं जनरेशन आया फिर चला गया दूर। तो प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन इज मोर प्रोबेबल कॉज फॉर एवोल्यूशन। और इसमें
मैंने आपको पढ़ाया था, when more than one adaptive radiation occurs in a single isolated population occupying a specific geographical area, it's a case of convergent evolution. मार्सुपियल में भी हुआ, प्लेसेंटल में भी हुआ इन ऑस्ट्रेलिया, फिर मार्सुपियल रेडिएशन हुआ। और कौन सा मार्सुपियल के लिए कौन सा प्लेसेंटल, इसका चार्ट भी आपको याद रखना है। नो इफ्स एंड बट्स, नो क्वेश्चन आस्क्ड, आपको आंसर करना ही है ये। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं तो भूल गया। हार्डी विनबर्ग, 5 कैरेक्टर, 5 फैक्टर, उनमें से यस फैक्टर 1, नो फैक्टर 4 पढ़ा दिया था, क्वेश्चंस करा दिया था, फिर आज पढ़ा दिया। এই যে আমি সিকোয়েন্সটা ফলো করলাম, ये लास्ट टाइम पे ये जो मैंने आधा घंटा, ये जो मैंने अभी इसको रिकैप करा, इस पार्ट को भी अगर आप सुनोगे और उस सीक्वेंस में आप अगर पढ़ोगे, यू विल सी दैट नथिंग विल बी लेफ्ट आउट। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन वाला वर्ड भी बता दिया आपको। एनसीईआरटी का लाइन 2 पढ़तो, सामरी का लाइन पढ़तो एक बार, কোন দিকে তাকিয়ে আছো? एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट मतलब एनहांस, ইনক্রিজ कर देना। সামারি লাইনটা দেখ, সামারি লাইনটা দেখ, আদার ফেনোমেনা লাইক, ভালো করে দেখ। তার মানে हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ एवोल्यूशन। और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन का चर्चा इधर है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन का आपका इकोलॉजी में भी है, एक जगह पे लिखा हुआ है हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, याद है? इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। মনে পড়ছে ये सब? पूरा निपटा दिया। कितने क्लास लगा? 7 क्लासेस, 7 क्लासेस, गेम ओवर। 9 क्लासेस होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज खत्म हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, इवोल्यूशन का हर एक पन्ना एक बार खुद पलटिए, खुद एक एक पन्ना को देखिए। मैं जब इवोल्यूशन पढ़ाता हूं, बिलीव मी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहता, मतलब मैं भूल जाता हूं क्या है कहां है, कुछ नहीं याद रहता। लेकिन जब मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाना चालू करता हूं, मैं आंख बंद करता हूं, मुझे वो चैप्टर दिखता है और एनसीईआरटी का लाइन दिखता है, एकदम उस लेवल पे एनसीईआरटी प्रथम থেকে বলেছি, उस लेवल पे एनसीईआरटी को आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। घर में घुसते ही यू डोंट नीड टू सी कि आपका स्विच बॉक्स किधर है, एनसीईआरटी को उस तरह से देखिए। हमेशा आंख खोल के देखना है ये जरूरी नहीं है, आंख बंद करके भी इंसान देख सकता है। वो देखो, हर एक पेज को एक बार देखो, देखते देखते आपके दिमाग में आएगा कि किस तरह से हमने प्रोसीड किया। सीक्वेंस क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज सीक्वेंस। निएंडरथल मैन, अरे लिव्ड नियर ईस्टर्न एंड लिव्ड को मार्क करो, सही बात है, लिव्ड को मार्क करो। लिव्ड नियर सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन उसका फॉसिल मिला था उधर जर्मनी में। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? सो निएंडर वैली इज इन जर्मनी, उसका फॉसिल वाज डिस्कवर्ड इन निएंडर वैली, इसीलिए उसको निएंडरथल कहा गया। दे लिव्ड, और जर्मनी में भी रहा, इधर भी रहा,
लेकिन उसको उसका फॉसिल मिला था जर्मनी में। हाँ, पूरा वर्ल्ड में तो आइस एज था उस टाइम पे, पूरा वर्ल्ड में तो आइस एज था। उसका फॉसिल वाज फाउंड इन जर्मनी। अब देखिएगा, नियंडर वैली इज इन जर्मनी। आपके मॉड्यूल में भी शायद लिखा हुआ है, मॉड्यूल तक तो, मॉड्यूल में भी शायद। लिव्ड इन ईस्टर्न सेंट्रल एशिया बट नियंडर वैली इज इन जर्मनी। इसका इसका जो ये आया था, नहीं, इसका जो ये आया था वो फॉसिल वाज फाउंड इन जर्मनी। नियंडर वैली आप देखिएगा, नियंडर वैली इज इन जर्मनी। नियंडरथल बोल के मूवी आया था ना, लूसी में मूवी आया। ये नियंडर इज अ स्मॉल वैली ऑफ द रिवर डुसेल इन जर्मनी। नियंडर वैली इज इन जर्मनी। तो इसका जो फर्स्ट स्कल मिला था बेटा, इसका जो फॉसिल था दैट वाज फाउंड इन जर्मनी। और हिडेलबर्ग भी जर्मनी में मिला, तो इसीलिए उसका कनेक्शन मिला। हिडेलबर्ग जर्मनी मतलब क्या हुआ, वो जर्मनी में आया, ये तो हिडेलबर्ग है, नियंडर जर्मनी में आया, ये इधर एक्सटिंक्ट हो गया, फिर ये सेंट्रल एशिया में मूव करके आ गया, ये सब ईस्टर्न सेंट्रल एशिया में मूव करके आ गया। माने ये इधर भी रहा, इधर भी रहा, इधर भी रहा, लेकिन इधर आइस एज के कारण वो लोग शिफ्ट किया, ड्रिफ्ट किया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया पूरा आइस एज, वो अलग बात है। तो इधर इसका फॉसिल मिला था, और ये इधर भी आया, इधर भी आया, तीनों जगह पे है वो, लेकिन इधर से एक्सटिंक्ट हो गया, फिर इधर से भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। नियंडरथल से आया क्रोमैग्नॉन, क्रोमैग्नॉन जर्मनी नहीं है, क्रोमैग्नॉन अफ्रीका, वो फिर इधर से अफ्रीका में आ गया क्रोमैग्नॉन, और फिर क्रोमैग्नॉन से डिवाइड किया। लिविंग मॉडर्न मैन जो आया वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे गया, लेकिन ओरिजिन तो अफ्रीका का ही है। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ओरिजिन क्या है, अफ्रीका क्यों कहते हैं? अगर वो सब चला गया होता तो अफ्रीका में थोड़ी बैक करके आता। বুঝতে পেরেছো? ওই লাইনটা লেখা আছে লিভড इन सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, उसका रीजन ही ये है कि वो शुरू हुआ उधर, उधर से स्विच होके इस रीजन पे आया। और बताओ, बेबी शिंपैंजी वाला क्वेश्चन भी हो गया 99.9%, सब कुछ हो ही गया। कल क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे हम। अभी तक ह्यूमन हेल्थ एंड डेज पे नहीं गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डेज पे भी चले जाएंगे। कल आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास है आफ्टर 3:40, तो घर में ही करना पड़ेगा, देखते हैं, देखते हैं। केमिस्ट्री का एग्जाम सिलेबस खत्म नहीं हुआ अभी तक, 8 तारीख है ना एग्जाम, टाइम तो है आप लोगों का। सर कभी क्लासेस का लोड ज्यादा है। तो एनसीईआरटी का पेजेस देखा आपने, सब देख लिया? এতগুলো পাতাই তো উল্টাসনি এখনো। हम्म, क्या क्या? व्हाई नॉट? वाटर जो बना था वो स्प्लिट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रे एंड कॉस्मिक रे, दैट मच ओनली, वो तो लिखा भी था मैंने उधर, दैट मच ओनली। अगर उतना मच याद रखो तो अच्छा मच मिल जाएगा। 6,000 सी काउस क्या होता है, कॉडेट है, सी काउस और कॉडेट्स। सी काउस कहाँ लिखा है? नहीं, कॉडेट है वो, है तो कॉडेट्स। सी काउ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। बोल, থেকে ভালো বলে দিয়েছি, बॉटनी का क्वेश्चन है।
इक्थियोसॉरस, इक्थियो से दो नाम है, एक है इक्थियोसॉरस, एक है इक्थियोपिस, लिम्बलेस एम्फीबियन इक्थियोपिस। और मैंने आपको एक पढ़ाया था इक्थियोफेगा। होमोलॉजी एंड एनालॉजी का एग्जांपल सब पढ़ लिया ना, जो मैंने शेयर किया था प्लांट का, वो लिख लिया ना एनसीईआरटी में। मैंने बोला था एक छोटा सा पेज में लिख के एग्जांपल्स का नाम एनसीईआरटी में लगा देने के लिए 130131 में, बताया था मैंने। हम्म। প্রিন্ট আউট নিয়ে কেন লাগবি, লিখে রেখে দে। প্রিন্ট আউট নিয়ে অতগুলো প্রিন্ট আউট রেখে কি করবি বইয়ের মধ্যে? তোর ইচ্ছা, यू कैन डेफिनेटली डू इट, कोई दिक्कत, मुझे कोई इशू नहीं। और कौन सा मार्सुपियल में कौन सा ये है, कौन सा क्या है, प्लेसेंटल है, उसका नाम, हर एक नाम याद करना पड़ेगा। प्रोनाथस माने प्रोट्रूडिंग जॉ। ऑर्थोनेथस, धीरे धीरे प्रोनाथस हो रहा है। सेकंड वाला धीरे धीरे ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग प्रोनाथस, देखो একটুখানি एक्सटेंड হচ্ছে না, जॉ a bit extended na from the first one, it's on the verge of getting pronathus। चलो, काम हो गया एक बड़ा सा। चलो, थैंक यू।